हाँ स्टूडेंट्स, आप इससे पहले पढ़े थे पार्ट 3। आज हम उसी का पार्ट 4 लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपके फिजिक्स सेकेंड का लेसन तीसरा है द्रवों का प्रवाह, जिसका आज पार्ट 4 की ओर चल रहे हैं। पार्ट 3 तक आप लोग पढ़ चुके हैं, आज आगे बताएंगे। अब देखिए, पिछला जो है, जिसने नहीं देखी है पिछली वीडियो, वो आप लोग जाकर देख लें प्लेलिस्ट से ढूंढ के। आज हम नए पार्ट में चलते हैं। इसमें आपको पढ़ना है कि किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं, किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं, किसी बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, किसी बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। चलिए बात करते हैं। मान लो कि एक कोई आपकी पाइप नली है, ये हमने मान लिया कि एक एक्स वाई आपकी पाइप नली। ठीक है, एक्स वाई क्या है, पाइप नली या प्रवाह नली, आप कुछ भी कह सकते हो। इस पे क्या हो रहा है, इधर से द्रव जा रहा है और इधर से द्रव निकल रहा है। ठीक है, पृथ्वी तल से मान लो ये सिरा इसका h ऊंचाई पर, ये हमारा पृथ्वी तल है। ठीक है, ये पृथ्वी माता है, इनसे h ऊंचाई पर प्रवाह नली लगी हुई है। तो बात ये है कि जब इस पे कोई द्रव बह रहा है, जब इस पर कोई द्रव ऐसे चल रहा है अंदर, तो द्रव है यानी द्रव का कुछ द्रव्यमान होगा। जब कुछ द्रव है तो उस द्रव का क्या होगा, कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब द्रव्यमान होगा क्यों, अगर द्रव्यमान ना हो तो जल क्या भारी लगे, नहीं लगे। उठाने में जल भारी लगता है, इसका मतलब इस द्रव में द्रव्यमान है। फिर आप देखिए कि द्रव में द्रव्यमान है, किसी वेग से प्रवाहित हो रहा है, किसी वेग से चल रहा है यानी वेग भी है। द्रव्यमान हो गया, द्रव में वेग हो गया। अब जब द्रव्यमान और वेग है, किसी भी वस्तु में द्रव्यमान और वेग आ जाएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा 100% आएगी। तो इसका मतलब द्रव में क्या है, गतिज ऊर्जा भी है। अब कितनी है ये नहीं पता है, लेकिन इसमें कुछ गतिज ऊर्जा है, हमें पता होता है गतिज ऊर्जा 12 mv²। फिर ध्यान देंगे, ये कुछ स्थिति भी है h ऊंचाई पर पृथ्वी तल से, कुछ स्थिति के कारण इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा भी है। स्थिति के कारण क्या है, स्थितिज ऊर्जा भी होगी, तो इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी। अब जो दाब आ रहा है, जो दाब इसमें नली में आ रहा है, इसमें कुछ दाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दाब लग रहा है, दाब आगे पीछे हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें कौन सी एक ऊर्जा और भी होगी, एक दाब ऊर्जा भी होगी। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, इसमें 3 प्रकार की ऊर्जाएं होंगी आपकी। ठीक है, जब हम दाब लगाते हैं तभी तो क्या होता है कि द्रव भी एक दाब लगाता है, और द्रव में क्या होता है, एक दाब होता है, तो इसमें दाब ऊर्जा होती है। ठीक है, और जब हम किसी क्षेत्रफल पे दाब लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, फोर्स लगता है। पानी भरा रखा हो, ऐसे दबाओगे, पानी चारों तरफ ऐसे ऐसे फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने दाब लगाया, तो पानी कैसे ऐसे ऐसे फैल जाएगा। तो जब हम कहीं पे दाब लगाते हैं, किसी क्षेत्रफल पे दाब लगाते हैं, तो वहां पर एक बल लगता है। ठीक है, और अगर उस बल से द्रव कोई दूरी तय करे तो इसका मतलब है कि कुछ कार्य हुआ। हमने जो द्रव भरा रखा था, हमने बल लगाया, द्रव ने दूरी तय की, जो दूरी तय हुई वो द्रव द्वारा किया गया कार्य हो गया। इसका मतलब है कोई वस्तु अगर कार्य कर रही है तो उसमें भी ऊर्जा है, तो इसमें एक दाब ऊर्जा भी होती। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दाब ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे, दाब ऊर्जा की। अब दाब ऊर्जा क्या होती है, दाब द्वारा आरोपित बल। दाब ऊर्जा मतलब दाब द्वारा आरोपित बल। अब बल कितना होता है भाई, F बराबर F कह दो, दाब ऊर्जा निकाल ली। दाब द्वारा आरोपित बल यानी Fp। ठीक है, सॉरी F कह दो। फिर हमें पता होता है F = P है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये जो नली है इसकी लंबाई अगर हम मान लें कितनी है, L लंबाई है। इस प्रवाह नली की लंबाई कितनी है, L। तो इस दाब के द्वारा नली के लंबाई L में द्रव दूरी तय कर
कितनी दूरी तय कर रहा है, एल में द्रव दूरी तय कर किया गया कार बराबर आपको पता है क्या होता है, बल गुणा विस्थापन या बल इंटू दूरी। कार बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी या बल इंटू विस्थापन। बल कितना है P, A, दूरी कितनी L, ठीक है। अब आप लिख सकते हो एकांक आयतन में संचित दाब ऊर्जा। तो एकांक आयतन में संचित दाब ऊर्जा मतलब PAL, एकांक आयतन है मतलब B, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, या B बराबर AL क्षेत्रफल इंटू लंबाई। AL कट गए तो दाब ऊर्जा कितनी होगी भाई, दाब ऊर्जा हमारी क्या होगी, यहाँ लिख दे रहे हैं, दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी B, ठीक है। इसको नोट कर लें जल्दी से। तो अब चलते हैं द्रव की गतिज ऊर्जा। अभी हम लोगों ने दाब ऊर्जा पता की, अब चल रहे हैं हम लोग गतिज ऊर्जा, है ना। तो गतिज ऊर्जा हमें पता है कि कोई अगर m द्रव्यमान का द्रव है और v वेग से प्रवाहित हो रहा है, m द्रव्यमान है किसी वस्तु का और v वेग है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv², ठीक है। गतिज ऊर्जा हाफ mv²। अब हम कह दें एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा। एकांक आयतन का मतलब क्या हुआ, आयतन एक हो तो इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, हाफ mv²/v। अब आपने पढ़ा था द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान m है, आयतन ρ इंटू v, आयतन इंटू घनत्व। तो इधर हम लोग क्या रख सकते हैं, हाफ ρv इंटू v²/v, तो हाफ ρv²। ये क्या हो गई हमारी गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो हमें पता है अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति के कारण h ऊंचाई पर है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई पर स्थित हो, तो स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। फिर कहेंगे एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा, तो mgh/v। अब क्या होता है, m देखो क्या हो जाएगा ρv, gh/v, v से v कट गया तो कितना आ जाएगा ρgh। तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इतना आपको ध्यान रखना। और इसके आगे बहुत बढ़िया चीज इस लेसन की, बर्नौली की प्रमेय। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं। अब देखिए बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली ने एक प्रमेय दी थी। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि देखो पहले चित्र में ध्यान दो, ये कोई एक प्रवाह नली है, मान लो x है और ये उसी का एक सिरा y है। ये एक प्रवाह नली xy हो गई आपकी, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। h1 कह सकते हो, h2 कह सकते हो, अलग अलग ऊंचाइयां हैं, ठीक है। h1 h2 ऊंचाई पर स्थित है। इस पे कोई द्रव है, यानी कह सकते हो जब कोई द्रव, ठीक है, या जब किसी असंपीड और अश्यान द्रव का, इसके अंदर द्रव फ्लो हो रहा है जो कि असंपीड है, ये आपको हम बता सके कि जिसको दबाया ना जा सके। अश्यान मतलब उस पे श्यानता का गुण ना हो। तो जब कोई असंपीड तथा अश्यान द्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में, या किसी असंपीड और अश्यान द्रव का धारा रेखी प्रवाह होता है, ठीक है, तो प्रत्येक स्थान पर एकांक आयतन की, इसके प्रत्येक स्थान पर, मतलब यहाँ कह दो, यहाँ कह दो, यहाँ कह दो, यहाँ, प्रत्येक स्थान पर कहीं पे भी बात करें, प्रत्येक स्थान पर द्रव की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है, या इनका योग सदैव
तो इनका जो प्रेक्षण है वो है दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक, है ना। दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या रहेगा, नियतांक। दाब ऊर्जा को हम लोगों ने अभी ज्ञात किया था, P थी, गतिज ऊर्जा ρv स्क्वायर थी, स्थितिज ऊर्जा ρgs थी, और बराबर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, P प्लस हाफ ρv स्क्वायर प्लस ρgh बराबर कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ चलते हैं। सिद्ध करने की हम कहते हैं सिरे x पर, ये सिरा x है, यहाँ पे कोई द्रव v1 वेग से प्रवाहित हो रहा है जिसपे दाब p1 लग रहा है, और यहाँ से जो दाब निकलेगा वेग v2 होगा और दाब p2 लगेगा। ठीक है, अब सिरे x पर दाब p1 द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, या बल इंटू दूरी, या विस्थापन, कुछ भी कह सकते हो। कार्य बराबर क्या हो जाता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब बल गुणा विस्थापन, बल कितना होगा F, विस्थापन कितना होगा। अब देखो दूरी हमें पता नहीं है, चाल है v1, समय है 1 सेकेंड, चाल है v1, समय है 1 सेकेंड, दूरी बराबर चाल गुणा, तो दूरी भी कितनी होगी v1, F इंटू v1। F क्या होता है, A1 क्या भाई, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया कम ज्यादा है, एक समान एरिया के नहीं है, तो A1 P1, F बराबर क्या होता है PA। ठीक है, या P बराबर ये होता है F अपॉन A, तो F बराबर PA, तो A1 P1, और ये बात समझ आई। सिरे X पर क्या हुआ, दाब P1 से 1 सेकेंड में कितना कार्य किया गया, इतना का। अब जितना कार्य यहाँ से किया गया वो इधर से बाहर निकलेगा, तो सिरे y द्वारा किया गया 1 सेकेंड में किया गया कार्य डायरेक्ट लिख सकते हैं ना को, P2 A2 V2। अब वहां दाब P2 है, क्षेत्रफल A2 है, वेग V2 है, तो नेट कार्य कितना हुआ, नेट कार्य कितना कर पाएंगे लोग, P2 A2 V2 माइनस P1 A1। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा था आवर्तता का सिद्धांत, A1 V1 बराबर A2 V2। अब A1 V1 और A2 V2 जो है ये किसके बराबर हो जाएंगे, देखो ये है क्षेत्रफल, ये है दूरी, यहाँ स्पीड नहीं है, ये क्षेत्रफल ये दूरी, तो आयतन बन गया। आयतन क्या होता है, घनत्व बटे द्रव्यमान बटे घनत्व। अब भाई एक बात समझो कि जितना द्रव्यमान यहाँ से डालोगे उतना ही तो निकलेगा, मशीन तो अपने अंदर ही प्रवाह नली जनरेट कर नहीं रही है, जितना द्रव हम यहाँ से डालेंगे उतना द्रव यहाँ से निकालेंगे, तो जितना A1 से प्रवाहित होगा उतना A2 से निकलेगा, यानी द्रव्यमान समान, घनत्व भी समान। क्यों, जल डालोगे तो तेल निकल आएगा क्या, या तेल डालोगे तो जल नहीं निकलेगा, तो इनका घनत्व भी समान होगा, m/ρ। तो हम इसकी और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, P2 m/ρ, P1 m/ρ। ठीक है, अब इससे m/ρ कॉमन ले लो, तो इसको हम लोग या ऐसे लिख दो सीधे, पहले वाले से कार्य जो होगा माइनस दूसरा वाला, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो P1 माइनस m/ρ बराबर ये हमारा क्या मिल गया, हमारा नेट कार्य, इतना कार्य हुआ। ठीक है, m/ρ ρ1 P1 माइनस P2। इतनी बात समझ में आई, लो अब तो जगह ही नहीं रह गई। क्यों भाई, अब जगह कहाँ बनाए। अब देखो भाई हम थोड़ा सा कुछ डायरेक्ट आपका कर दे रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद आप लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज
ऊर्जा में वृद्धि। अब देखो यहां से जो गतिज ऊर्जा लग रही है हाफ एम v1 स्क्वायर, भाई यहाँ पे देखिए जब छेद बड़ा है, एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे वेग कम होगा, यहाँ एरिया कम है तो वेग ज्यादा होगा, और वृद्धि हो रही तो एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम। बात समझ में आ रही है भाई? जहाँ एरिया कम होगा, रबड़ होती है पूरी खुली और पानी कम दूर गिरता है, थोड़ी सी जगह पे उंगली लगा लो पानी दूर गिरने लगता है, तो v1 क्या हो जाएगा ज्यादा, सॉरी v2 ज्यादा, तो 1/2m कॉमन ले लो, v2 स्क्वायर माइनस ये क्या हो गई हमारी गतिज ऊर्जा में वृद्धि। इसके बाद एक चीज और निकाल लेंगे, क्या? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। स्थितिज, अब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी या कमी डिपेंड करता है, देखो H1 ज्यादा H2 कम है, यहाँ थोड़ा सा एक्चुअली में नली थोड़ा सा हमको ऐसे बनाना चाहिए, देखो ये H2 है तो ये कम है, ठीक है, P2 V2, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है कमी, तो mg H1 माइनस mg H2, तो m H1 माइनस H2 g, ये आपकी हो गई स्थितिज ऊर्जा में कमी, ठीक है। अब बस क्या करना है, अब ऊर्जा परिवर्तन नेट निकाल लो, नेट ऊर्जा परिवर्तन क्या कहोगे, नेट ऊर्जा परिवर्तन। देखो चाहे स्थितिज ऊर्जा चाहे गतिज ऊर्जा है तो दोनों बराबर, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा, तो ऊर्जा परिवर्तन बराबर होता है किए गए कार्य के। तो पहले नेट ऊर्जा परिवर्तन कितना है हमारा, 1/2m v2 स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है, mg H1 माइनस H2, है ना, mg H1 माइनस H2, ये नेट ऊर्जा परिवर्तन। नेट ऊर्जा परिवर्तन होता है किए गए कार्य के बराबर। भाई ऊर्जा, जैसे हम घर से 10 कैलोरी ली, बाहर जाए नहीं, काम करें नहीं, सो जाए, 10 कैलोरी जिंदा रहेगी बहुत देर। अब हम 10 कैलोरी लिए और बाहर गए, घूम फिर आए, टहल आए, खत्म हो गई एनर्जी, तो जितना हमने ऊर्जा ली थी अगर कार्य कर लिया तो वो ऊर्जा किसमें चली गई, कार्य में, ठीक है। तो नेट ऊर्जा परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, किए गए नेट ऊर्जा परिवर्तन बराबर किया गया कार्य, तो 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर mg H1 माइनस H2 m बाय रो P1 माइनस P2। आप एक चीज ध्यान दो कि m सभी में लगा है, भाग कर सकते हो, तो क्या बचेगा 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर, ये रॉ का यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, रॉ v2 स्क्वायर रॉ v1 स्क्वायर रॉ जी H1 प्लस रॉ जी H2, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा P1 माइनस, ठीक। अब ये देखिए 1 वाले एक तरफ 2 वाले एक तरफ, 1 वाले एक तरफ, यहाँ पर लिख दे भाई थोड़ी जगह में, ये फिगर हटा रहे हैं इतना, इसको फिगर को केवल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 इधर लाएंगे तो P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ जी H2 P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ जी, तो आप कह सकते हो P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर प्लस रॉ जी H बराबर B, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था, बर्नौली की प्रमेय में देखिए यही हमने कहा था कि सिद्ध करना है, ठीक है। अगर देखो P कम होगा V ज्यादा होगा, चलो ये बात की बात है, पहले इतना आप नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई ये सिद्ध कर लिया, अब इसके बाद आपको एक दो चीज नोट में लिखनी है, क्या लिखनी है, देखो इतना हमने प्रूव किया। अब आप इसमें क्या करेंगे, रॉ जी से भाग कर देंगे दोनों बच्चों में, ठीक है, दोनों बच्चों क्या करेंगे, रॉ जी से भाग करने पर भाग कर देंगे तो P अपॉन रॉ जी,
प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर अपॉन रॉ जी प्लस रॉ जी एच अपॉन, देखो ये कट गया, यहाँ कांस्टेंट है पहले ऐसे, यहाँ रॉ से रॉ कट गया, यहाँ पी अपॉन रॉ जी, ये बचा 1/2 वी स्क्वायर अपॉन जी या वी स्क्वायर बाई 2g, ये क्या बचा h बराबर, तो ये होता है हमारा दाब शीर्ष, इसको हम लोग कहते हैं दाब शीर्ष, ठीक है। ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं वेग शीर्ष, इसको दाब शीर्ष, इसको वेग शीर्ष, और ये होता है गुरुत्व शीर्ष, ठीक है। ये एक चीज आपको याद रखनी है, आपसे वेग शीर्ष पूछे तो वी स्क्वायर बाई 2g वहां वेग देगा और गुरुत्वीय त्वरण देगा, और कहेगा वेग शीर्ष बताइए तो आप लिखेंगे वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक। अब इसके बाद आपको अगर एक कंडीशन और होती है, अगर हम कह दें ये जो द्रव है प्रवाहित हो रहा था नली में, अभी ऐसी नली थी कुछ ऐसी झुकी हुई, अब अगर नली क्षैतिज हो, क्षैतिज प्रवाह में, तो क्षैतिज प्रवाह में क्या होता है, मान लो ये पाइप है और ये क्षैतिज इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, तो पृथ्वी तल से जितना H1 उतना ही H2, क्योंकि अब क्षैतिज रखी नली एक समान है, तो जितनी H1 ऊंचाई उतनी H2 पृथ्वी माता से, ठीक है। तो H1 बराबर H2 बराबर H, आपने क्या प्रूव किया था, हाफ रॉ जी रॉ V1 स्क्वायर रॉ जी H1 P1 प्लस हाफ रॉ V1 रॉ जी H1 P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ जी H2, है ना। तो H1 H2 इक्वल हो गए, तो ये वाले टर्म जो है वो हमारे क्या होंगे, कैंसिल, तो क्या बचेगा P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। और इससे एक चीज और मिलती है कि अगर P कम है कहीं पे तो वहां पे V ज्यादा होता है, ठीक है। दाब कम है तो वेग ज्यादा होगा और दाब ज्यादा है तो वेग कम। इतना आप नोट कर ले। अभी एक पार्ट आपको और नेक्स्ट आएगा जिसमें आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसके बाद चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहो सभी लोग, और जो लोगों को ज़रूरत है उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो।